नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आसानी से समझ में भी नहीं आता है और बच्चों को पढ़ने में भी उसमें समस्या होती है। दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की भाषाएं एवं साहित्य। इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, राजस्थान की भाषाएं या इन्हीं को हम यूं कह सकते हैं बोलियां। राजस्थान की भाषाएं एवं साहित्य। राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। देखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या। देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि जो अपना राजस्थान है वो अपनी विरासत एवं संस्कृति के बारे में अच्छे से जाना जाता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान में आप अगर क्षेत्र चेंज करोगे तो उस क्षेत्र की आपको भाषा भी चेंज मिलेगी, इसके साथ में वहाँ का पहनावा भी चेंज मिलेगा और इसके साथ में वहाँ का जो है हम यूँ कह सकते हैं कि पानी का स्वाद भी चेंज मिलेगा। दोस्तों, राजस्थान की इस अराजकता के बारे में एक कहावत प्रचलित है। देखिएगा, वो कहावत क्या है, वो आपने भी सुनी होगी। 5 कोस पर पानी बदले। 5 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर बाणी, 8 कोस पर बाणी और 14 कोस पर पहनावा। 14 कोस पर पहनावा। देखिएगा, हाँ, यहां से संबंधित आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ये जो कहावत है वो क्यों प्रचलित है तो आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 5 कोस पर पानी बदले। 1 कोस का मतलब होता है लगभग 3 किलोमीटर। यदि आप राजस्थान में लगभग 15 किलोमीटर जाते हो, 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर है, तो 5 कोस में कितने हो गए, 15 किलोमीटर। तो आपको वहां का पानी का स्वाद चेंज मिलेगा। 8 कोस पर बाणी, या आप 8 या 24 किलोमीटर जाओगे तो वहां का आपको जो लैंग्वेज है वो भी अलग देखने को मिलेगी। जैसे कि हम यूं कह सकते हैं कि ढूंढाड़ है, तो ढूंढाड़ के लोग बाग ये कहते हैं, बोले कटे गयो छो, या पूरे दिन कटे गयो छो। छह जिस भाषा के पीछे लगाते हैं वो ढूंढाड़ी भाषा होती है, ठीक है। वही जोधपुरी लैंग्वेज में डब्बा है एक दिन कटे गयो रे। तो ये राजस्थान की अलग अलग भाषाएं हैं, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और भाषा से ही साहित्य का जन्म हुआ है। उसके बाद में देखिएगा आप, साहित्य क्या होता है या साहित्य में अपने को क्या पढ़ना है। जो अपने पुराने साहित्यकार हुए, जैसे कि गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स ट्रोड हुए, गौरीशंकर हीरानंद ओझा हुए, ये जितने भी अपने भारत के या राजस्थान के जो महान साहित्यकार थे, उन्हीं के बारे में दोस्तों, उनकी कृतियां, उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया अपनी पुस्तकों में, किस प्रकार उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, और उन्हीं को अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। सबसे पहले हम राजस्थान की भाषाओं को पढ़ेंगे और उसी के बाद में हम साहित्य को पढ़ेंगे। और राजस्थान की इस संस्कृति के बारे में ये कहावत प्रचलित है। देखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को एक चीज जो है वो पता होनी चाहिए, और वो यह है, हम सबसे पहले राजस्थान की भाषा एवं साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। तो यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो भाषा थी उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। तो हम सबसे पहले यह पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। देखिएगा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। देखिएगा दोस्तों, भाषा है, इसका मतलब यह है कि भाषा की उत्पत्ति हमेशा किसी न किसी भाषा से होगी। लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द होते हैं या फिर जो भाषा होती है वो एक कुछ समय बाद में उन भाषा में चेंज आता है। हमेशा जो जिन वर्डों को आज अपन जिस तरीके से बोल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में उन शब्दों को उनका अर्थ वही होगा लेकिन किसी और माध्यम से बोला जाएगा। तो देखिएगा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है।
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। सौर सेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। अर्थात दोस्तों राजस्थानी के पहले एक भाषा प्रचलित थी और बताओ उस भाषा का नाम क्या था? सौर सेनी भाषा। इस सौर सेनी भाषा से जिस भाषा की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम बताओ क्या था? गुर्जर अपभ्रंश था। अपभ्रंश के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो अलग अलग चीजों का जो मिश्रण होता है या दो भिन्न भिन्न चीजों को जो मिश्रण होता है उसको बताओ क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। दोस्तों ये पहला प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा बनता है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस या कौन सी भाषा से हुई है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। लेकिन दोस्तों कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी के गुर्जर अपभ्रंश से न होकर नागर अपभ्रंश से हुई है। देखिएगा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कुछ विद्वानों के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। नागर अपभ्रंश से हुई है। अब आप यहां से कंफ्यूजन मत होना कि ऑप्शन में यदि दोनों ही आ गए तो क्या करेंगे? सौर सेनी का गुर्जर अपभ्रंश भी आ गया और उसके अलावा नागर अपभ्रंश भी आ गया। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा। और अधिकतर जो विद्वानों का मत है या जिसको हिंदी ग्रंथकार अकादमी भी ऑथेंटिक मानती है वो है सौर सेनी का गुर्जर अपभ्रंश। यदि ऑप्शन में सौर सेनी का गुर्जर अपभ्रंश नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको नागर अपभ्रंश मिलेगा और उस वहां पर वो आपको उत्तर करना है। तो आप इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों जो हमने पढ़ा है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है, लेकिन वो किस प्रकार हुई है? देखिएगा हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है और अपन इसी तरीके से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। हमने ये पढ़ा है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो सौर सेनी के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है, बट वो किस प्रकार हुई है? देखिएगा दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे पहले जो भाषा प्रचलन में आई थी उस भाषा को भारोपीय भाषा कहा गया था। बताओ इस दुनिया में सबसे पहले जो भाषा प्रचलन में आई थी उसको क्या कहा गया था? भारोपीय भाषा। बताओ दुनिया में सबसे पहली भाषा कौन सी प्रचलन में आई थी? भारोपीय भाषा। अब देखिएगा बताओ सबसे पहली भाषा कौन सी थी? भारोपीय भाषा। अब देखिएगा भारोपीय भाषा के बाद में जो भाषा प्रचलन में आई थी वो कौन सी थी? दोस्तों इस भारोपीय भाषा से जिस भाषा की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था आर्य भाषा। आर्य भाषा। यदि अपने को ये पूछा जाए कि आपके पूर्वज कौन है तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो आर्य थे। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान में भारतीय संस्कृति चलती है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद में वैदिक सभ्यता आई। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आर्य थे, जो मध्य एशिया से बैक्ट्रिया या हंगरी से आए थे। देखिएगा अब आर्य आए और उसके बाद में देखिएगा इन आर्यों ने
जिस सभ्यता को जन्म दिया उस सभ्यता का नाम बताओ क्या था? वैदिक सभ्यता। और उस वैदिक सभ्यता के दौरान जो भाषा प्रचलन में आई थी वो कौन सी थी? वैदिक भाषा थी। तो देखिएगा ये दोस्तों समय और काल के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव आया था। पहले बताओ कौन सी थी? भारोपीय भाषा। भारोपियों के बाद में जिस भाषा का जन्म हुआ वो आर्य भाषा। आर्य भाषा से जिसका जन्म हुआ वो बताओ कौन सी है? वैदिक भाषा। और दोस्तों वैदिक भाषा से एक भाषा का जन्म हुआ था जिसका नाम था पाली। बताओ कौन सी भाषा? पाली भाषा। देखिएगा पाली भाषा क्या थी? ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में जब क्षेत्रियों के अत्याचार लोगों पर बढ़ गए थे, या उस समय लोहे का आविष्कार भी हो गया था, तो क्षेत्रीय धर्म के लोग थे उनकी शक्ति बढ़ गई थी और उन्होंने इस शक्ति का गलत उपयोग किया था और लोगों पर अत्याचार करने लगे थे। उसी समय 2 क्षेत्रीय युवकों ने धार्मिक आंदोलन चलाए थे और 2 धर्म की स्थापना हुई थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो बताओ कौन सी थी? पाली भाषा थी। देखिएगा ये बदला हुआ था और ये काल के अकॉर्डिंग ये बदला हुआ है, हम यूं कह सकते हैं। आगे देखिएगा तो बताओ इससे कौन सी भाषा का जन्म हो गया? पाली भाषा का। अब दोस्तों इस पाली भाषा से जिस भाषा का जन्म हुआ था उसका नाम था शौरसेनी। शौरसेनी भाषा का जन्म हुआ। बताओ कौन सी भाषा से? पाली भाषा से। बताओ पाली भाषा से किस भाषा का जन्म हुआ? शौरसेनी का। अब देखिएगा इसके बाद में क्या हुआ? शौरसेनी भाषा से दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 2 भाषाओं का जन्म हुआ था। वो 2 भाषाएं कौन कौन सी थी? देखिएगा एक तो जिस भाषा का जन्म हुआ शौरसेनी से उसका नाम था दोस्तों गुर्जर अपभ्रंश। गुर्जर अपभ्रंश। और एक जिस भाषा का शौरसेनी भाषा से जिसका जन्म हुआ था उसका नाम था नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश। अब देखिएगा इस गुर्जर अपभ्रंश से जो भाषा अस्तित्व में आई थी उसी का नाम था दोस्तों राजस्थानी भाषा। बताओ उसी का नाम क्या था? राजस्थानी भाषा। और इधर देखिएगा इस नागर अपभ्रंश से जो भाषा अस्तित्व में आई थी उसका नाम था हिंदी भाषा। बताओ कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। तो हमने 2 शब्द या 2 लाइन अभी पहले पढ़ी थी जो यहां पर भी लिखी हुई है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। तो वो देखो कैसा है, ये यहां पर राजस्थानी भाषा रही। देखिएगा राजस्थानी भाषा के पहले कौन सी थी? गुर्जर अपभ्रंश। और गुर्जर के पहले कौन सी थी? शौरसेनी। दोस्तों यदि आपका भी कोई बायोडाटा पूछे कि आप कौन हो तो हम क्या करते हैं? एक तो पापा का नाम बताते हैं कि मेरे पिताजी का नाम यह है और मेरे दादाजी का नाम ये। हमेशा यहाँ तक की पहचान होती है, परदादे का नाम नहीं पूछा जाता है। वही आपको यहाँ से ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा का बापू कौन? गुर्जर अपभ्रंश। और राजस्थानी भाषा का दादा कौन है? शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, यदि आपको परदादे का भी नाम पूछ ले तो वो कौन सी भाषा हो गई? पाली। उसके बाद में हड़ हड़ ये दादा ये नहीं पूछे जाएंगे। इतना सा ध्यान रखना कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से हुई थी। ये दोस्तों ये जो है इसको राजस्थानी भाषा का वृक्ष कहा जाता है। देखिएगा इसको कहा जाता है राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष। अर्थात इस राजस्थानी भाषा के वंश में कौन कौन सी भाषाएं थी और किस प्रकार उनका जन्म हुआ था। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन यहां से पुटअप होता है और वो ये होता है कि राजस्थानी भाषा का जो वंश वृक्ष है वो किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। देखिएगा और उस विद्वान का नाम था मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया। देखिएगा ये पर्सन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मोतीलाल मेनारिया, इसने राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष प्रस्तुत किया था। दोस्तों यहां अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिएगा
वीडियो को लाइक करना न भूले। आप जो भी वीडियो देख रहे हो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइए। इसके अलावा देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, यहां से प्रश्न क्या आते हैं एग्जाम में। एक तो सीधा प्रश्न ये आता है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो शौर सेनी के गुर्जर अपभरण से हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, नागर भाषा से हुई। इसके अलावा राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष किसने प्रस्तुत किया था, तो वो दोस्तों मोतीलाल मनहरिया ने किया था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बताओ समझ में आ गया क्या अच्छे से? देखिएगा, इसको आप यहां से दो ही प्रश्न पुटअप होते हैं, एक राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का और दूसरा ये वंश वृक्ष किसने प्रस्तुत किया था। देखिएगा, इसके बाद हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, यहां से आपको दो चीजें महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। एक तो हम अध्ययन करेंगे राजस्थानी भाषा के बारे में, राजस्थानी भाषा इसकी विशेषता क्या क्या है, और एक हम यूं कह सकते हैं हिंदी भाषा। इन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा, क्योंकि यहां से जो कुछ प्रश्न है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो यहां से पुटअप होते हैं। देखिएगा, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार दोस्तों, यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए कि बताओ राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, या फिर ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, तो वो दोस्तों दोनों ही अलग अलग है। इसमें हमेशा हम कंफ्यूजन होते हैं और ये उत्तर कहते हैं कि राजस्थान की जो मातृभाषा वो मारवाड़ी है, लेकिन दोस्तों राजस्थान की मातृभाषा मारवाड़ी नहीं है। मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोले जाने वाली भाषा जरूर है, लेकिन जो राजस्थानी भाषा है उसी को बताओ क्या कहते हैं, राजस्थान की मातृभाषा। राजस्थान की मातृभाषा। उसी प्रकार देखिएगा, आपको यदि ये पूछा जाए बताओ हिंदी क्या है, तो दोस्तों ये राजस्थान की राजभाषा है। राजस्थान की राजभाषा। देखिएगा, राजभाषा में और मातृभाषा में अंतर क्या क्या होता है दोस्तों। राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है या उस बोली को कहा जाता है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में होता है, या जिस भाषा का प्रयोग गवर्नमेंट कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, अधिकतर कार्यालयों में या उनके दफ्तरों में किया जाता है। तो वो बताओ कौन सी है, हिंदी। तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी हो गई, हिंदी। और राजस्थान की मातृभाषा, मातृभाषा उसको कहते हैं जो वहां के लोग जिस भाषा को अच्छे से बोलना जानते हो, या जब वो जन्म या जब उन लोगों का जन्म होता है तो सबसे पहले वो जिस भाषा को सीखते हैं वो मातृभाषा कहलाती है। लेकिन आगे जाकर जैसे जैसे आप बड़े होंगे और आप अच्छी पर्सनैलिटी को दर्शाना चाहते हो तो वो फिर आपको मातृभाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो है राजस्थान दिवस, यहां पर भी आप कंफ्यूजन हो गए और 100% ही एग्जाम में ये प्रश्न गलत होने की संभावना होती है। एक तो है राजस्थान दिवस जो 30 मार्च है, क्योंकि राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था और वहां तक राजस्थान की मुख्य मुख्य रियासतों का विलय हो चुका था और वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ गया था, इसलिए हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये राजस्थानी भाषा दिवस है और वो कब मनाया जाता है बताओ। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन देखिएगा, यदि आपसे यूं पूछा जाए बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस, तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये दो प्रश्न यहां से आपको अच्छे ध्यान रखने हैं।
हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है, जबकि राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में देखिएगा राजस्थान की भाषा की लिपि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि हर भाषा अपने आप में या हर भाषा में बताओ क्या आती है, लिपि आती है, और इस लिपि का सर्वाधिक महत्व होता है। उसी प्रकार देखिएगा राजस्थानी भाषा की लिपि और हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि हम सब जानते हैं और पढ़ते हुए भी आए हैं, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ये दोस्तों हम शुरू से पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है, कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। लेकिन आज आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि ये देवनागरी लिपि किस प्रकार अस्तित्व में आई थी। दोस्तों अगर हम थोड़े से बैक चले सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, जो भारत की प्रथम सभ्यता मानी जाती है, और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले पाषाण काल था। पाषाण काल के लोग पढ़ना और लिखना दोनों नहीं जानते थे, इसलिए कुछ लिखा हुआ भी नहीं मिलता है। तो लिपि का जो जन्म है वो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, और इसको हम भारत की पहली लिपि कह सकते हैं, जिसका नाम था भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक लिपि। आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, भावचित्रात्मक लिपि। इसको भावचित्रात्मक लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लिपि के अंतर्गत या इस लिपि में जो अक्षर लिखा जाता था, जैसे कि एक आदमी गाय का दूध निकाल रहा है, ये लाइन भी मिलेगी, गाय की फोटो भी होगी, और वो आदमी दूध निकाल रहा है, बाल्टी पड़ी है, सारा सिचुएशन। तो दोस्तों उस समय के जो लोग थे वो चित्रों के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते थे, इसलिए इस लिपि को क्या कहते हैं, भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता है। भावचित्रात्मक लिपि के बाद में जो लिपि अस्तित्व में आई थी मुख्य रूप से, उसको दोस्तों खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। खरोष्ठी लिपि जो अशोक के शिलालेखों में भी देखी जाती है, और इस खरोष्ठी लिपि के बाद में जो लिपि आई थी उसका नाम था देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था। यहां से यही प्रश्न बन सकता है कि बताओ भारत की पहली लिपि कौन सी थी, भावचित्रात्मक। दूसरी लिपि कौन सी थी, खरोष्ठी लिपि। और वर्तमान में जिस लिपि का प्रयोग होता है वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। लेकिन दोस्तों इसको पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होना चाहिए कि लिपि होती क्या है। यदि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करो और वहां पर ये पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि लिपि क्या है, इसको डिफाइन करो, तो लिपि के बारे में यदि पूछे तो वेरी सिंपल है, भाषा और विचारों को व्यक्त करने वाले चिन्हों, रेखाओं व चित्रों को लिपि कहा जाता है। मतलब जो अपनी भाषा है या जो अपने विचार है, यदि आपको उनको व्यक्त करना है तो उनको व्यक्त करने के लिए आप जिन चिन्हों का, जिन रेखाओं का और जिन चित्रों का प्रयोग करोगे वही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। और अभी लिपि बताओ कौन सी है, देवनागरी लिपि। इस प्रकार इसका जन्म माना जाता है देवनागरी लिपि का। बताओ राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा राजस्थानी भाषा की दोस्तों जो लिपि है उसे मुड़िया लिपि कहा जाता है। राजस्थानी भाषा की लिपि बताओ कौन सी है, मुड़िया लिपि। अब इसका नाम मुड़िया लिपि क्यों पड़ा, आप कभी भी देखना जो ओरिजिनल राजस्थानी थी, या पहले जब RS मेंस का एग्जाम होता था तो उसमें एक राजस्थानी भाषा का एक पैराग्राफ आता था जिसको हिंदी में अनुवाद करना था, हिंदी में अनुवाद करना होता था, उसमें आप ओरिजिनल राजस्थानी देख सकते हो। दोस्तों जो ओरिजिनल राजस्थानी होती थी वो, या जो उसके शब्द थे वो हमेशा मुड़े हुए होते थे, अर्थात सीधे अक्षर नहीं होते थे, तो वो लिपि से ही होगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान की जो भाषा है उसके चिन्ह मुड़े हुए हैं, उनकी रेखाएं मुड़ी हुई है, चित्रों को भी मुड़ा हुआ दर्शाया गया है, और इनको व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो दोस्तों मुड़िया लिपि इसलिए क्योंकि इनके अक्षर मुड़े हुए। इसके अलावा देखिएगा इसी को कहते हैं बणिया लिपि। बणिया लिपि क्योंकि इस लिपि का प्रयोग अभी भी जो पुराने बणिया है वो करते हैं। बणियों को हम महाजन भी कहते हैं, इसलिए इसे महाजनी लिपि भी कहा जाता है। और इसी को दोस्तों कामदार लिपि भी कहा जाता है, कामदारी लिपि।
ये चारों लिपियां है एक ही, लेकिन इनके अलग अलग नाम हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, तो मुड़िया लिपि, बणिया लिपि, महाजनी लिपि और कामदारी लिपि, ये तीनों तो जाति के आधार पर पड़े हैं। इसका प्रयोग बणिये करते थे, इसलिए बणिया लिपि, महाजनी, बणियों को महाजन कहते हैं और उन्हीं को कामदार कहते हैं, जो काम करता है, कामदारी लिपि। लेकिन दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कामदारी लिपि है ये क्या होती है, इसको डिफाइन करो। यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, या फिर क्या वर्तमान में ये लिपि अस्तित्व में है क्या, तो दोस्तों बिल्कुल है। यदि आप किसी कोर्ट की यात्रा करते हो, न्यायालय की, तो न्यायालय के जो कुछ लोग होते हैं उनको आप देखना, वो एक बार जब पेन रख देते हैं तो उस पेन को वापस वहां से उठाते नहीं है, या तो वो लाइन खींचेंगे या उस लाइन में ही वो अक्षरों को घसीट घसीट कर लिखेंगे। आज अपन लिखते हैं राजस्थान, तो र लिखने के बाद में आ की मात्रा लगाने के लिए पेन को उठाना पड़ता है, लेकिन उस लिपि में पेन को एक बार रख दो और फिर घसीट कर लिखो। उस लिपि को बताओ क्या कहा जाता है, कामदारी लिपि के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि ये जो लिपि है, जिसको हम मुड़िया लिपि भी कह सकते हैं या इसको कामदारी लिपि भी हम कह सकते हैं, इस लिपि का आविष्कार किसने किया था या इस लिपि का जन्मदाता कौन था, तो देखिएगा राजस्थानी भाषा की लिपि का आविष्कार किया था टोडरमल ने। 2-3 प्रश्न आपको यहां अच्छे से ध्यान रखने। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष मोतीलाल मनोरिया ने प्रस्तुत किया था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेन के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राजस्थान की राजभाषा हिंदी, जबकि राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो वर्तमान में प्रयोग में ली जाती है। और राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, मुड़िया, बणिया, महाजनी या कामदारी। और इसका आविष्कार किसने किया था, टोडरमल ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लो। अब देखिएगा यहां से एक अच्छा प्रश्न और बनता है, या फिर मान लो जो कथन निष्कर्ष के प्रश्न आते हैं उसमें यहां से आपके एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। और वो प्रश्न यह है कि राजस्थानी भाषा के बारे में असत्य कथन को छांटो। प्रश्न को ध्यान से सुनना। राजस्थानी भाषा के बारे में असत्य, गलत कथन को छांटना है। राजस्थानी भाषा की लिपि मुड़िया लिपि है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। मुड़िया लिपि पर वर्तमान में देवनागरी लिपि का प्रभाव दिखाई देता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है और उसका फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्या अभी जो हम राजस्थानी भाषा प्रयोग में ले रहे हैं, क्या वो देवनागरी लिपि से प्रभावित है क्या? बिल्कुल है। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि क्या राजस्थानी भाषा की जो लिपि है मुड़िया लिपि, क्या वो वर्तमान में देवनागरी लिपि से प्रभावित है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि आज हम अगर राजस्थानी भाषा की लिपि भी लिखते हैं तो हम पेन उठाकर लिखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो ये मुड़िया लिपि है वो भी इस देवनागरी लिपि से प्रभावित होने लगी है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, प्राचीन ग्रंथ जिनमें प्राचीन ग्रंथ जिनमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथ जिनमें राजस्थानी भाषा का बताओ क्या मिलता है, उल्लेख। अर्थात जो पुराने इतिहासकार थे या फिर जो प्राचीन साहित्यकार थे, क्या उन्होंने अपने ग्रंथों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है क्या, या फिर इन्होंने अगर प्रयोग भी किया है तो उन्होंने उस भाषा का नाम क्या कहकर पुकारा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है पिंगल शिरोमणि। बताओ ग्रंथ का नाम क्या है? पिंगल शिरोमणि।
और दोस्तों इस पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ के जो लेखक थे, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के जो लेखक थे उनका नाम था कवि कुशल लाभ। कवि कुशल लाभ है। कवि कुशल लाभ नामक एक साहित्यकार हुए थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पिंगल शिरोमणि। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि क्या पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है क्या, तो मिलता है। और पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो दोस्तों कवि कुशल लाभ है। अब देखिएगा इसको परमानेंट आपको याद कैसे करना है। शिरोमणि का अर्थ होता है जो आदमी सबसे सर्वश्रेष्ठ हो उसको क्या कहते हैं, उसको शिरोमणि कहा जाता है। जो आदमी सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। कैसे, आज हम लिखते हैं वीर शिरोमणि तेजाजी महाराज, या फिर हम लिखते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है, तो इन व्यक्तियों के आगे वीर शिरोमणि क्यों लगता है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने युग के, अपने क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है उसके सामने क्या लगता है, शिरोमणि। और सबसे सर्वश्रेष्ठ वही होगा जो अपने क्षेत्र में कुशल हो। यहां से आपको इस प्रकार याद करना है कि शिरोमणि ग्रंथ के नाम के पीछे आ रहा है और लेखक में क्या आ रहा है, कुशल, और जो कुशल होगा वही क्या होगा, शिरोमणि होगा, पिंगल शिरोमणि। आगे देखिएगा दूसरा ग्रंथ कौन सा है, तो वो है दोस्तों अकबरनामा। अकबरनामा या इसको आईन अकबरी भी कहा जाता है। आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी। सबसे पहले आप देखिएगा अकबरनामा या आईन ए अकबरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। इस ग्रंथ के जो लेखक थे उसका नाम था अबुल फजल। अबुल, बताओ कौन सा बुल, अबुल, और कौन सा जल, फजल, अबुल फजल। ये दोस्तों अकबरनामा या फिर आईन अकबरी नामक ग्रंथ के लेखक थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आता है कि जो अकबरनामा ग्रंथ है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो ग्रंथ है वो फारसी भाषा में लिखा हुआ है, फारसी भाषा। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न यहां से एक प्रश्न जो है वो बनकर आता है दोस्तों, जो भारत पर जो मुगल शासक राज कर कर गए थे, जैसे कि हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव रखने वाला बाबर था, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर था, अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर था, जहांगीर का बेटा कौन था, सांझा, और सांझा का बेटा कौन था, औरंगजेब था। ये इन मुगल शासकों का क्रम है और प्रत्येक मुगल शासक की एक आत्मकथा थी। आत्मकथा का मतलब जो उसमें उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया हो। जैसे कि देखिएगा जो बाबर की आत्मकथा है उसको बाबरनामा कहा जाता है। हुमायूं की जो आत्मकथा है उसे हुमायूं नामा कहा जाता है। अकबर की जो आत्मकथा है उसे अकबरनामा कहा जाता है। जहांगीर की जो आत्मकथा है उसे जहांगीरनामा कहा जाता है। और सांझा की जो आत्मकथा है उसको सांझानामा कहा जाता है। दोस्तों यहां से एक प्रश्न आता है अच्छा एग्जाम में, हुमायूं नामा से लेकर जितने भी मुगल शासकों की आत्मकथाएं थी ये सब फारसी भाषा में लिखी हुई है। इन सब की भाषा बताओ कौन सी थी, फारसी भाषा। आपसे पूछ लिया जाए कि हुमायूं नामा किस भाषा में है, फारसी भाषा में। अकबरनामा कौन सी में, फारसी भाषा में। जहांगीरनामा फारसी भाषा में। सांझानामा फारसी भाषा में। औरंगजेब नामा फारसी भाषा में। लेकिन ये जो बाबरनामा है ये एकमात्र ऐसा मुगलों का ग्रंथ जात जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ये प्रश्न इंपोर्टेंट एग्जाम में बनता है। देखिएगा कि बाबरनामा ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तुर्की में। बाकी जितने भी मुगलों की आत्मकथाएं हैं वो सब फारसी भाषा में लिखी हुई है। आगे देखिएगा, देखिएगा तीसरा ग्रंथ जिसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है, देखिएगा उसका नाम है दोस्तों कुवलयमाला।
बताओ कौन सी माला? कुवल्य माला। ये एक ग्रंथ का नाम है और ये ग्रंथ जिस व्यक्ति ने लिखा था, कुवल्य माला। दोस्तों जो कुवल्य माला नामक ग्रंथ है, इसके बारे में देखिएगा क्या कहा जाता है। एक विद्वान का नाम आपने जरूर सुना होगा और उसका नाम था उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी नामक एक विद्वान थे जो भारत की यात्रा में आए थे लगभग 778 ईस्वी के आसपास में, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? कुवल्य माला। दोस्तों इसको याद कैसे करना है? वेरी सिंपल। देखिएगा, कुवल्य माला में एक शब्द आ रहा माला, और उद्योतन सूरी से आपको याद रखना उद्योग। तो माला कहाँ बनती है? माला उद्योग में बनती है। तो जिस व्यक्ति के ग्रंथ के नाम के पीछे माला आवे, उसका लेखक उद्योतन सूरी है। अकबरनामा का अबुल फजल है, दोनों में ए आ रहा है, और शिरोमणि वो होता है जो अपनी कला में कुशल होता है। इस प्रकार आपको इनको याद करना है। लेकिन दोस्तों इस कुवल्य माला ग्रंथ से कुछ प्रश्न इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो क्या आते हैं कि ये जो कुवल्य माला नामक ग्रंथ है, इसमें कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। बताओ याद कैसे करोगे? आपको माला बनानी है, माला बनाने के लिए कहाँ जाना है? उद्योग में जाना है। और उद्योग में आप जाओगे या कोई भी आदमी काम करता है तो उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए, वरना वो बच्चा हो जाएगा। 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उद्योतन सूरी ने ये कुवल्य माला नामक ग्रंथ जिस दुर्ग में लिखा था, उस दुर्ग का नाम था जालोर दुर्ग। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कुवल्य माला ग्रंथ कब लिखा गया था? 778 ईस्वी में लिखा गया था। यह आपको कंफ्यूजन मत होना, किताबों में विक्रम संवत में भी लिखा जाता है, और ईस्वी से यदि विक्रम संवत निकालनी होती तो 57 जोड़े जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा कुवल्य माला जो ग्रंथ है, इसकी भाषा क्या थी? तो दोस्तों इसकी भाषा थी प्राकृत भाषा। ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में है, लेकिन इसमें राजस्थानी भाषा का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि उद्योतन सूरी जैन थे, और जैन धर्म की भाषा बताओ कौन सी थी? प्राकृत है। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कुवल्य माला ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। भाषा कौन सी है? प्राकृत, क्योंकि जैन धर्म की भाषा प्राकृत है और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। ये दोस्तों कुछ प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं। बताओ समझ में आ गया क्या? सिंपल है। प्राचीन ग्रंथ जिनमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है, पहला पिंगल शिरोमणि, कवि कुशला, अकबरनामा या आईन अकबरी जो अबुल फजल ने लिखा था, और बाबर की आत्मकथा बाबरनामा को छोड़कर सारी मुगलों की आत्मकथाएं फारसी भाषा में है, जबकि बाबरनामा तुर्की में है। कुवल्य माला, माला कहाँ बनती है? बताओ उद्योग में बनती है। माला बनाने के लिए या उद्योग में जाने के लिए उम्र बताओ कितनी चाहिए? 18 साल चाहिए। यह दुर्ग कहाँ लिखा था? उद्योतन सूरी ने जालोर दुर्ग में लिखा था। यह ग्रंथ 778 ईस्वी में लिखा था, और इसकी भाषा थी दोस्तों प्राकृत है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा, यहां से जो एक प्रश्न आज तक फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में या आरएस के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता था, बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको आसानी से आपको समझना है बाय प्रैक्टिकल। देखिएगा प्रश्न किस प्रकार आता है एग्जाम में। ये दोस्तों अपना राजस्थान है, और आप सभी को यह पता है कि जो भाषा का नाम होता है वो हमेशा क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अपने राजस्थान में एक क्षेत्र है मारवाड़, पश्चिमी भाग, तो मारवाड़ में मारवाड़ी। ये दक्षिणी भाग मेवाड़, मेवाड़ में मेवाड़ी। दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती, तो हाड़ौती। ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी, शेखावाटी में शेखावाटी। भाषा का नाम हमेशा क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों ये जो राजस्थान का पश्चिमी भूभाग है, जिसको आज हम मारवाड़ कहते हैं, इसका नाम पहले हुआ करता था मरु प्रदेश।
बताओ, मारवाड़ का नाम पहले क्या था? मरु प्रदेश। मरु प्रदेश इसको इसलिए कहते थे जिस जिस जगह पर मरुस्थल का विस्तार है, जहां जहां पर मरुस्थल फैला हुआ है, वो मरु प्रदेश कहलाता था। देखिएगा, लेकिन देखिएगा अब क्षेत्र का नाम क्या? मरु प्रदेश। और भाषा का नाम हमेशा क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि मरु प्रदेश में जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम बताओ क्या था? मरु भाषा। लेकिन जो ये मरु प्रदेश था, इसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं? मारवाड़। और बताओ, मारवाड़ में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? मारवाड़ी कहते हैं, क्योंकि भाषा का नाम तो हमेशा क्षेत्र के अकॉर्डिंग होगा। तो हुआ कुछ नहीं है, बस क्षेत्र का नाम चेंज हुआ है और भाषा का नाम भी चेंज हो गया। जैसे कि मरु प्रदेश में मरु भाषा और मारवाड़ में कौन सी? मारवाड़ी। तो इस मारवाड़ को अभी मारवाड़ कहा जाता है, पहले क्या कहते थे? मरु प्रदेश। तो दोस्तों, जिस समय ये उद्योतन सूरी अपने राजस्थान की यात्रा पर आए थे, जिस समय उद्योतन सूरी राजस्थान की यात्रा पर आए थे, उस समय बताओ इस प्रदेश को क्या कहते थे? मरु प्रदेश। इसलिए उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्य माला में क्या लिखा है कि राजस्थान के पश्चिम भाग में एक बहुत बड़े भूभाग पर एक भाषा बोली जाती है और उस भाषा का नाम बताओ क्या है? मरु भाषा। लेकिन अभी तो कोई भी मरु भाषा नहीं है दोस्तों। ये जो मरु भाषा थी ना, ये वर्तमान में क्या कहलाती है? मारवाड़ी। लेकिन उद्योतन सूरी ने उस भाषा का जिक्र किस नाम से किया? मरु भाषा के नाम से। लेकिन इस भाषा को अभी हम क्या कहते हैं? मारवाड़ी कहते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्य माला में जिस भाषा का प्रयोग मरु भाषा के रूप में किया है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि उद्योतन सूरी ने मारवाड़ी के रूप में अपने ग्रंथ में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो कौन सी भाषा थी? तो मरु भाषा थी। इस प्रकार दोस्तों आपको यहां से ध्यान रखना है। आज की जो अपनी ये क्लास थी वो राजस्थान की भाषा के बेसिक को लेकर थी। आज हमने भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा का दिवस, किन किन ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है। अगली जो क्लास होगी वो भी दोस्तों बेसिक पर होगी, अर्थात राजस्थानी भाषा का बेस क्या है। उसके बाद में हम एक एक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मारवाड़ी है तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, उसका साहित्यिक रूप क्या है, उसमें ग्रंथ कौन कौन से लिखे हुए हैं और उसकी उपबोलियां कौन कौन सी है। इस प्रकार का हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।